दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ जो आप लोग के 4 और 6 मार्क के सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं बड़े वाले, उनको भी इंक्लूड किया है, उनको भी लिया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप क्लास 10 के बोर्ड स्टूडेंट हैं, बोर्ड परीक्षा देने वाले, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। देखो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीछे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है। ऑप्शन है 1914, 1915 या 1918 या फिर 1919। सही ऑप्शन है ये सेकेंड वाला, ठीक है, कि 1915। महात्मा गांधी जो थे वो 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ओके, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। जिससे पे गैरीवाल्डी की या ऑटो वन बिस्मार्क की या नेपोलियन की या इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है। तो देखो इसमें से ये सेकंड, इसका भी सेकंड ख ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ऑटो वन बिस्मार्क की। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला थर्ड नंबर प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। भाई नेपोलियन के बारे में अगर आप फर्स्ट अपना चैप्टर पढ़े होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का होते, तो उसमें नेपोलियन के बारे में पढ़े होंगे आप डिटेल में। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो जर्मनी, इटली या फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका भी यही ऑप्शन सही है, फ्रांस। इसका संबंध किस देश से था, तो फ्रांस था। ठीक है, चलो थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ये क्वेश्चन है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, उसमें जो नमक था उसको अत्यधिक महत्व क्यों दिया गया। ठीक है, और इसका ऑप्शन के लिए ये चार्ट है, मतलब दिया है, आपको सही चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ठीक है, सेकेंड के यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, या ग है कि नमक तैयार करने पर सरकार का अधिकार था, या उपयुक्त सभी। ये तीनों सही है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है फर्स्ट वाला, कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ठीक है, और सभी को एक समान समझकर, ठीक है, गांधी जी ने इसको मतलब ज़्यादा महत्व दिया नमक को अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो ये फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये चार हम लोगों ने प्रश्न कर लिया। आगे कुछ इधर प्रश्न है उनको भी हम करते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जो 4-4 मार्क और 6-6 मार्क के, उनको भी करेंगे। तो यहाँ देखो पांचवा प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य है। ओके, हमें संघीय राज्य, संघीय यानी वही, संघ मीन्स एक तरह से केंद्र समझ जाइए। तो केंद्रीय राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश एक तरह से बोल सकते हैं। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। भाई सब लोग जानते हो दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संघीय राज्य यानी वही केंद्र शासित प्रदेश एक तरह से समझ जाइए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, पांचवे का। चलो उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो नेपाल था उसमें लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है कि 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। तो इन चारों ऑप्शन के लिए कौन सा मतलब इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि 2005 सही होगा, 2006 सही होगा, 8 सही होगा या 15 सही होगा। तो देखो जो नेपाल है उसमें जो स्वतंत्रता या लोकतंत्र की स्थापना जो हुई, ठीक है, वो 2008 में हुई। तो इसका ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलो हम लोग 7वां प्रश्न देख लेते हैं। जो 6 नंबर प्रश्न है उसके बाद हम लोग का जो 7 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं। ओके, इसमें है मुंबई नागपुर, सिलचर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता, नागपुर हैदराबाद। देखो ये क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका था, इसीलिए मैंने इसको पुटअप कर लिया। इसमें ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलचर पोरबंदर। ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 7वां प्रश्न का। 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई या चलाया गया। ठीक है, क्या
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब चलाया गया? 2008 में, 2010 में, 2005 में या 2000 ईस्वी में? ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 8 का। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसका ये ग ऑप्शन सही है 2005। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सलाल बांध किस नदी पर बना है, ये आपका क्वेश्चन है 9 नंबर कि सलाल बांध किस नदी पे बना है। ठीक है, ऑप्शन है महानदी पर या चेनाब पर या सतलज पर या कृष्णा पर। तो देखो ये सारा ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये बी ऑप्शन इसका सही है। चेनाब एक नदी है, इसी पे ये सलाल बांध बनाया गया है। ठीक, तो ये 9 नंबर भी आप लोग का प्रश्न क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। चलो आगे और 2-3 ठे प्रश्न हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 के बाद ये 10 नंबर आप लोग प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे। इधर 10 नंबर जो प्रश्न है आप देख सकते हो कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। ओके, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लड़के इस ऑप्शन पे ट्रिक करेंगे, लेकिन देखो ये गलत ऑप्शन है। हमें क्या बोल रहा है कि केंद्र मतलब है तो वो तमिलनाडु में है, मतलब अभी यूज नहीं हो रहा है उतना, लेकिन तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का एक विशाल केंद्र है। ये ऑप्शन सेकेंड वाला सही होगा। क्लियर, चलो अगला हम लोग का 10वें के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हो आपके ये सामने है कि असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो देखो जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये इसका 11वें का ये ऑप्शन ग सही हो जाएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आप लोग का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक, 12 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत में नहीं है? ओके, निर्यातक मीन्स क्या? देखो दो चीज़ें होती है, एक आयात करना, एक निर्यात करना। ठीक है, हमें बोल रहा है कि निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, मतलब भारत नहीं करता है? कॉफ़ी का, उर्वरक का, तंबाकू का या चाय का? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ये तंबाकू। ठीक है, तंबाकू का भारत निर्यातक नहीं है। निर्यातक मीन्स मतलब जैसे अपने देश से किसी दूसरे देश में ले जाकर बेचना। ठीक है, वो निर्यात कहलाता है। और आयात क्या कहलाता है? मतलब दूसरे किसी देश से अपने किसी देश में मतलब कोई चीज़ लाना, वो आयात करना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तंबाकू है इसका भारत निर्यात नहीं करता, यानी बाहरी के देशों में ले जाकर इसे नहीं बेचता है। क्लियर, चलो इस प्रकार हम लोगों ने ये पूरे के पूरे आप लोग का जो 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऐसे तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अगर यूपी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो क्लास 10 के, तो उसमें 20 आपके शुरू में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही कर आपको कई सारा मतलब वीडियो बनाऊंगा। धीरे धीरे आपको मतलब बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो प्रश्न थे ना आपके, ये प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न हैं, पहले आ चुके हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। चलो अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देख लेते हैं, जो आप लोग के समझ जाइए कि ये मतलब 4-4 मार्क और 6-6 मार्क में आएंगे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो सबसे जो पहला प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वो क्या है? ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में आएगा। और 4 मार्क में जो प्रश्न आएंगे उनका आंसर आपको 80 वर्ड में लिखना होगा, यानी कम से कम 80 शब्द में। अब ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि 80 शब्द देखते हो एग्जैक्ट 80, इससे थोड़ा कम भी लिख दोगे या थोड़ा अधिक भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, 4 नंबर का यह प्रश्न है और नीचे ये जो है ये 6 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए पहले हम लोग ये 4 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 या मैंने स्लैश कर दिए 4 भौतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। आपसे 3 या 4 आपके कारण पूछ सकता है। ज़्यादातर चांसेस है कि 4 पूछेगा, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है, आपको 4 मतलब इसमें कारण बताना है और चारों का आपको 1-1 मार्क देगा। आप मान लो केवल 2 कारण लिखते हो तो 2 मार्क मतलब जो जांचने वाला कॉपी होगा वो देगा, 3 लिखते हो तो 3 देगा। ठीक,
तो चलो, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं, मान लो 4 भौतिक है, 4 ही मान लेता हूँ, 4 भौतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग उत्तर ऐसे हेडिंग दागोगे उत्तर और लिखोगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्न हैं। अगर 3 पूछे तो 3 कारक निम्न है, ऐसे आप लोग लिख दोगे। यहाँ स्लैश मैंने 3-4 दोनों कर दिए क्योंकि यहाँ 3-4 कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऐसे लिखकर आप लोग फर्स्ट देखो, मैंने केवल ये हेडिंग लिखा है, इसमें आपको मतलब इसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें लिखनी है। कैसे लिखनी है वो अभी मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट आप लोग की हेडिंग हो जाएगी भाई उद्योगों की स्थिति, मतलब जो उद्योग हैं, जैसे मतलब मान लो कोई उद्योग कोई स्थापित कर रहा है, तो उसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वो किस बात पे हम मतलब डिपेंड होनी चाहिए। तो सबसे बात बात मतलब कोई कंपनी कहीं पे लगती है या स्थापित होती है, तो ये भाई ये होना चाहिए कि हाँ उस जगह पे कच्चे माल की मतलब उपलब्धता है कि नहीं है। तो फर्स्ट यही होना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता। उस मतलब जो भी कंपनी स्थापित हो रही है या जो भी उद्योग स्थापित हो रहा है, उस उद्योग हेतु उस जगह पे कच्चे माल मतलब आसानी से अवेलेबल है कि नहीं है, उस मतलब ये उसकी स्थिति को प्रभावित करता है, ठीक। तो फर्स्ट कच्चे माल की उपलब्धता। अब इसमें देखो, आप इसमें ये हेडिंग डालकर इसमें थोड़ा आपको कम से कम मतलब 2-3 लाइन लिख देना इसके अंदर। आप लिख सकते हो अपने मन से मतलब बनाकर कि ऐसे कि मतलब जहाँ कच्चा माल उपस्थित होगा वहाँ मतलब जो कंपनियां हैं मतलब आसानी से व्यापार कर सकेंगी, क्योंकि कच्चा माल आसानी से उनको मतलब उनको अवेलेबल होगा, और जिसकी मदद से वो अच्छे से मतलब और ज़्यादा मात्रा में सामान बना सकेंगी। तो ऐसे आप उसमें अपने मन से बनाकर लिख सकते हो जो भी आपके मन में आ रहा है, ठीक है। 1 से 2 लाइन, कम से कम आप 2 लाइन लिख दोगे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 लाइन आप मतलब ज़्यादा कितना भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 2-3 लाइन तो एक टॉपिक में लिखना ही। सेकंड भाई जल की सुलभता या जल की उपलब्धता, ये हेडिंग बना सकते हो। भाई कोई भी कंपनी स्थापित हो रही है, ये तो सबके लिए आवश्यक है, किसी भी कंपनी किसी भी उद्योग के लिए जल की तो मतलब उपलब्धता मतलब सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो इसमें आप जल की उपलब्धता सेकेंड हेडिंग डाल दोगे, और इसके अंदर आप मतलब लिख दो अपने मन से जो आपके दिमाग में आ रहा है कि मतलब किसी भी उद्योग, ऐसे आप बनाकर लिख सकते हो अपने मन से कि चाहे कोई भी उद्योग हो, जल की सबसे अधिक उस मतलब किसी भी उद्योग के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि जल के बिना कोई भी चीज़ें नहीं बनाया जा सकता है। हर एक चीज़ को बनाने में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने हेतु उसकी स्थिति के अनुसार वहाँ पे सबसे पहले ये मतलब देखना ज़रूरी होता है कि क्या वहाँ पे जल की सुलभता है, आसानी से वहाँ जल प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे आप इसमें बनाकर अपने मन से लिख सकते हो। ये आपको खुद तय करना है कि इसमें आपको क्या लिखना है। आप सोचो ज़रा, अगर आप याद करोगे तो ये कितना याद करोगे भाई, भूल जाओगे, ठीक। आपको केवल ये हेडिंग टाइप का याद रखना है, और उसमें आप हेडिंग याद रख लो, इसके अंदर आप खुद लिख लोगे यार, ठीक है। लिखने की कोशिश करो। उसके बाद ये कि शक्ति के विभिन्न साधन। अब शक्ति के विभिन्न साधन मीन्स मतलब जैसे मतलब जैसे विद्युत हो गई भाई, विद्युत जैसे कोई भी कंपनी हो गई, उसको विद्युत चाहिए उसको चलाने के लिए, ठीक। तो शक्ति के विभिन्न साधन में आप लोग मतलब ऐसे हेडिंग बनाकर इसके अंदर लिख लोगे। आप अंदर क्या लिखोगे कि किसी भी उद्योग अथवा कंपनी को चलाने के लिए शक्ति की सबसे ज़्यादा, शक्ति और कोष्ठ में आप विद्युत कर देना, विद्युत की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बिना हम उस उद्योग की संचालन की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी हम लोग उद्योग स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पे हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या वहाँ पे शक्ति हमें यानी विद्युत आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे आप लोग अपने मन से जितना इसमें आ रहा है हेडिंग मतलब ये दाग कर इसके अंदर आप ऐसे लिखते जाओ, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चौथा आप लोग एक हेडिंग बना सकते हो कि उचित परिवहन व्यवस्था। भाई कोई भी कंपनी स्थापित हो रही है, ठीक है, तो वहाँ मतलब जाने आने के लिए, ठीक है, या उस कंपनी के पार्टिकुलर मतलब परिवहन होने चाहिए, परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी आप कहीं भी उद्योग कहीं भी स्थापित आप कर दिए, वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ है ना। तो आप ऐसे इसमें जो भी चीज़ है आपको आ रहा है वो अपने मन से बनाकर लिख सकते हो कि एक कंपनी के मतलब कंपनी को कच्चे माल उपलब्ध कराने या उस कंपनी से बने माल को बाहर बेचने के लिए अच्छे परिवहन की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने हेतु सबसे पहले वो वहाँ ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या वहाँ उचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है अथवा नहीं। तो ऐसे आप लोग
इसके अंदर बनाकर जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिख सकते हो। तो ये उद्योगों को की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 या 4 भौतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे आप लिख कर ये मतलब 4 मैंने हेडिंग बना दिया। इस हेडिंग में आप थोड़ा-थोड़ा 2-2 लाइन 3-3 लाइन आप इसके अंदर लिख दो, आपका काम हो जाएगा, 4 मार्क आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न आपका 4 मार्क में आएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको आप लोग क्लियर कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न आपके देखिए, आपके ये प्रश्न जो है 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो जितने भी 2020 के बोर्ड एग्जाम हैं, देखो 2 चीज़ें हैं। 2022 का अभी एग्जाम ये हुआ है ना, तो इसके प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कम आने के चांसेज है। लेकिन जो 2020 का आप लोग का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 21 में तो आप लोग का कोविड के कारण एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन जो 2020 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके ज़्यादातर मतलब चांसेस है कि बहुत सारे प्रश्न इस बार के यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आप लोग के प्रश्न पूछा जाए। तो इसीलिए जितने भी आप लोग के 2020 के प्रश्न हैं इसी तरह ले लेकर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक, देखो ये प्रश्न अगला हम लोग देख लेते हैं। ये 4 मार्क वाला था, ये 6 मार्क वाला प्रश्न देख लेते हैं। बाकी इसको मैंने पूरा लिख रखा है, ठीक है, इसमें मैंने ऐसे हेडिंग बनाकर छोड़ा नहीं है, इसको मैंने पूरा लिख रखा है। चलो कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें प्रश्न क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो, अपने स्क्रीन पे खुद देख सकते हो। प्रश्न है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। ओके, जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का एक तरह से कटाव, ठीक है, मृदा अपरदन मीन्स मिट्टी का कटाव। इससे हमें क्या मतलब, क्या अभिप्राय है, उसका क्या मतलब है। ठीक, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। यानी मृदा अपरदन के लिए क्या कारण उत्तरदायी है उनका हमें वर्णन करना है। और यह प्रश्न आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 6 मार्क में पूछा जाएगा। ठीक, और जो 6 मार्क में प्रश्न पूछा जाएगा उसका आपको आंसर 150 शब्दों में लिखना होगा। तो चलो इसको हम लोग कैसे इसका आंसर लिखेंगे उसको मैं पूरा का पूरा ये लिखा हूँ आपको दिखा देता हूँ, साथ में आपको याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो सबसे पहले तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, नहीं मृदा अपरदन के बारे में हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें जितना मतलब आ रहा है मृदा अपरदन के बारे में, सबसे पहले उत्तर लिखकर हम मृदा अपरदन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसके उत्तरदायी कारणों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग मृदा अपरदन के बारे में जान लेते हैं। देखो मृदा अपरदन क्या होता है, तो आप सब लोग जानते हो जैसे मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसका उत्तर बनाकर कि किसी भी कारण हेतु मृदा के कटाव अथवा बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। भाई नदियों, जब नदियाँ देखते हो बाढ़ आती है तो अपने मतलब आसपास के क्षेत्रों की बहुत सारी मिट्टियाँ काट कर अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती है। तो ही मिट्टी के बहाव अथवा कटाव की जो प्रक्रिया होती है वही मृदा अपरदन कहलाती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसका उत्तर कि किसी भी कारण हेतु। अब देखो कि मतलब केवल वो बाढ़ों के कारण ही नहीं होता है, बहुत मतलब चीज़ों के कारण मृदा का अपरदन होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब तेज ये आंधी आती है तो मतलब मिट्टी उट्टी की ऊपरी सतह को अपने साथ मतलब मतलब लेख कर चली जाती है, तो वो भी एक तरह से मृदा अपरदन का कारण है। ठीक, तो पवन भी मृदा अपरदन का कारण है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है कि किसी भी कारण हेतु मृदा के कटाव, यहाँ किसी भी कारण लिख दिया मतलब इसमें सारे कारण ऐड हो जाएंगे, लेकिन मेनतः इसमें कटाव और बहाव पे ही फोकस किया जाता है, यानी बाढ़ क्षेत्र पे ही फोकस किया जाता है। तो आप लिखोगे कि किसी भी कारण हेतु मृदा के कटाव अथवा बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। आगे लिखोगे कि मृदा के बनने तथा अपरदन की क्रियाएं सामान्यतः साथ साथ चलती हैं। मतलब मृदा जो बनती है उस बनने की प्रक्रिया और अपरदन यानी वही मृदा के मतलब कटाव या बहाव की जो क्रियाएं हैं ये सामान्यतः मतलब मानी जाती है कि साथ साथ चलती है। मतलब मृदा कटती है एक तरफ से बनती है। तो ही यहाँ पे लिख दोगे कि मृदा के बनने तथा अपरदन की क्रियाएं सामान्यतः साथ साथ चलती हैं, लेकिन विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तीव्र गति से होने लगता है। मतलब बहुत सारी मानवीय क्रियाएं हैं, ठीक है, प्रक्रियाएं हैं जिनसे जो मृदा अपरदन है काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। वो क्या क्या कारण है आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे कि मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण निम्न है। यहाँ पे आगे लिखा ना कि मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, तो आप लिखोगे कि मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण निम्न है। अब आपको देखो यहाँ मैंने इतनी चीज़ें लिखी है, अगर आपको कुछ मतलब अपने मन से आइडिया आ रहा है कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, इस प्रश्न को लंबा बनाना चाहिए, तो आप अपने मन से जो भी इसमें आ रहा है वो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप
आपको जो आइडिया है इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। आपको कोई अलग और भी चीज़ इस पे मतलब टॉपिक आपके मन में है लिखना तो ठीक। और उसके बाद आप अंत में लिखोगे मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण निम्न है। और इसमें 2 कारण पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि लंबा प्रश्न है, तो सीधे सीधे इसके कारण नहीं लिखेंगे हम लोग। 2 कारण, इसके भौतिक कारण और मतलब जो भौतिक कारण है यानी प्रकृति टाइप के कारण है वो, और एक तरफ से इधर हम लोग मानवीय कारण, 2 कारण पे फोकस करेंगे और इसमें जो भी पॉइंट है उनको हम लोग अलग अलग कर कर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक कारण देख लेते हैं। वो भौतिक कारण क्या है जिनके कारण मृदा का अपरदन होता है यानी मृदा का कटाव होता है, ठीक। तो सबसे पहला है कि समतल भूमि की अपेक्षा ढाल भूमि पर अपरदन अधिक होता है। ये आप लोग मृदा अपरदन का पहला कारण भौतिक कारण में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये तो भौतिक कारण भाई प्रकृति मतलब भाई जो भूमि है समतल या ऊंच नीच ये तो प्रकृति द्वारा अवेलेबल है, हम लोग तो भूमि को बनाया नहीं है, तो ये भौतिक कारण में आ जाएगा। और इसको तो आप बनाकर लिख सकते हो कि समतल भूमि की अपेक्षा ढाल भूमि पर अपरदन अधिक होता है, पहला ऐसे लिख दोगे। अब क्यों होता है उसके बारे में भी यहाँ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ऐसे, मतलब डिटेल में आप इसका और लंबा आंसर बना सकते हो। मैंने शॉर्ट में केवल लिख दिया है कि समतल भूमि की अपेक्षा ढाल भूमि पर अपरदन अधिक होता है। क्यों होता है भैया कि ढाल भूमि भाई ऐसे होती है तो पानी मतलब यहाँ ऊपर गिरेगा तो ऑब्वियसली एक ऐसे मतलब ज़्यादा मिट्टी कट कर नीचे आएगी, और समतल ऐसे है एकदम सपाट है तो उस पर भाई सीधे मतलब पानी मान लो गिरेगा, बारिश का ही मान लो पानी गिर रहा है तो कम उसका मतलब कटाव होगा, सिंपल है। तो इसको अपने मन से इसमें जो भी आपको आ रहा है बनाकर आगे और चीज़ें लिख सकते हो। सेकंड इसमें क्या लिखोगे भौतिक कारण में कि पवनें जब आंधी का रूप लेती हैं, पवनें यानी वही हवा जब आंधी का रूप लेती हैं तो भारी मात्रा में मृदा अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। ये भी क्या है एक भौतिक कारण है मृदा अपरदन का, इसको भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक। अगला इधर हम लोग आ जाते हैं और इधर देख लेते हैं, ठीक। इधर मैंने लिखा है कम वन क्षेत्र में अधिक मृदा अपरदन होता है। ये भी आप लोग भौतिक कारण में लिख सकते हो भैया, जहाँ मतलब कम वन क्षेत्र है वहाँ मृदा अपरदन अधिक होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा है कि कम वन क्षेत्रों में अधिक मृदा अपरदन होता है, मतलब जहाँ कम पेड़ पौधे हैं, कम वन क्षेत्र कहने का क्या मतलब जहाँ कम पेड़ पौधे हैं वहाँ मृदा अपरदन अधिक होगा। क्यों होगा तो आगे और भी लिखना चाहते हो इसमें तो लिख सकते हैं। भाई क्यों होता है क्योंकि भाई जो भी मतलब पौधे पेड़ पौधे होते हैं या घास फूस जो भी होते हैं वो मतलब उनके जो जड़ होते हैं मिट्टी को जकड़े रहते हैं, जिसके कारण मृदा का कटाव काफ़ी कम होता है। तो इसमें आप लोग ये जो मैंने अभी अभी ये बताया इसको आप बनाकर यहाँ लिख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने शॉर्ट में इतना ही लिख रखा है, आपका मन आप लिख दीजिएगा, लिख देंगे ही तो बेटर रहेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानते हो, आप केवल लिखते जाओ ना यार, आपको सामाजिक विज्ञान में तो यही करने का नंबर मिलता है, ठीक। तो ये ग में ऐसे लिख दोगे तो ये आपके सब भौतिक कारण हो गए। अब हम लोग इसमें भौतिक कारण के बाद अब हम लोग सेकंड मानवीय कारण देख लेते हैं कि कुछ मानवीय कारण भी हैं, कुछ नहीं बहुत सारे मानवीय कारण हैं जिनके कारण मृदा का अपरदन होता है या मृदा का कटाव बहुत तेज़ी से होता है। जिसमें फर्स्ट कारण क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखो इसमें जो फर्स्ट कारण है क, ठीक है। ये सेकेंड आप मानवीय कारण हेडिंग बना लोगे और इसमें क लिखोगे, ठीक है, कि वृक्षों की जड़ें मृदा अपरदन रोकने में सहायक होती हैं। क्यों होती है ये तो आप सब लोग जानते हो क्योंकि वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं। तो आगे लिखोगे, देखो लिखोगे कि वृक्षों की जड़ें मृदा अपरदन रोकने में सहायक होती हैं। वनों के कटाव से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। जब ये तो मानवीय कारण है, वही वनों का कटाव तो मानवीय ही कारण है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक आप लोग देख रहे हो कि वृक्षों को काट रहा है, वनों को काट रहा है। तो भाई वनों के कटाव के कारण या वृक्षों के कटाव के कारण मृदा अपरदन तो बढ़ेगा ही। तो ये मतलब ये एक मानवीय कारण है, तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी आप मैंने इतना लिखा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने अपने दिमाग से अपने हिसाब से इसको जितना लंबा बना सकते हो, जितना आपको इसमें मतलब आइडिया आ रहा है, जितना आपके मन में विचार आ रहा है यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला आप लोग देखो क के बाद ख नंबर कि पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण भी मृदा अपरदन उत्पन्न होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, पशुओं की अधिक चराई के कारण, जैसे आप लोग देखे होंगे जो पशु होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी खेत में चर दें, ठीक है, तो उस वहाँ की जो घासें होती हैं मतलब एकदम ख़त्म हो जाती हैं। तो भाई जब घासें वहाँ की ख़त्म हो जाएंगी तो ऑब्वियसली है कि मतलब वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी, और अगर बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी की मतलब अधिक उसका मतलब अपरदन होगा। तो एक तरह से ये भी जो अत्यधिक पशु चराई है वो भी मृदा अपरदन का कारण है। बाकी
मैंने इतना है, बार बार मैं देखो फिर बोल रहा हूँ कि मैंने केवल इतना इसमें लिखा है। आपके मन में बहुत सारा, मैं जान रहा हूँ कि वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला है ग नंबर इसमें कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से मृदा अपरदन होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देखे होंगे खनिज पदार्थ निकालने, या आजकल तो देख रहे हो ऐसे भी मतलब कहीं भी खुदाई चालू कर दी जा रही है, तो इन सब खुदाई के कारण या खनन के कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, मृदा अपरदन बढ़ता है। और उसके बाद आप इसका मतलब इसमें एक और लिख दोगे घ, ठीक है, कि गलत तरीके से खेतों की जुताई होने के कारण भी मृदा अपरदन होता है। इसका मतलब क्या है? आप लोग कहोगे कि खेतों की जुताई से मृदा अपरदन कैसे होता है? तो होता है भाई साहब, देखो आप लिख सकते, और आगे इसको बनाकर अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लिख भी सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई ऐसे ढलान खेत है, तो ढलान खेत में आप देखो, अगर मतलब ऊपर से मतलब ढलान वाले तरीके से नीचे की तरफ ऐसे मतलब जुताई करोगे तो ऐसे लिख बन जाएगी नीचे की तरफ, और बारिश पड़े, बारिश जब होगी या आप पानी अपने खेतों में दोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ मिट्टी मतलब ज़्यादा बहेगी। और अगर वही ऐसे मतलब ऐसे अगर ढलान है, मतलब ऐसे ये है ना, ये समतल ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ मतलब ढलान है, अगर ऐसे खेतों के जोतते हो, ठीक है, तो वो आप देखना पानी चलाओगे तो वो मिट्टी नहीं नीचे की तरफ आएगी। तो ये मतलब खेतों की जुताई के भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि गलत तरीके से खेतों की जुताई के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, यानी मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन का सिंपल एक ही मतलब है कि मिट्टी का अपने स्थान से हट जाना, सिंपल यही है, ठीक। तो इस तरह से देखो, ये आप लोग का ये 6 नंबर का प्रश्न है। ये 6 नंबर का ये जो प्रश्न है इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखोगे जो अभी मैंने बताया, और ये आप लोग का 4 नंबर का प्रश्न है। तो अगर मैं आपके लोग के बोर्ड एग्जाम में बात करूं, ठीक है, यूपी बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंट के बारे में, तो देखो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ठीक है, और 4-4 मार्क के आप लोग के 4 प्रश्न आएंगे, यानी 16 मार्क ये हो जाएंगे, और 6-6 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, यानी 6 चौका 24 मार्क ये हो जाएंगे। और आपका 10 मार्क का एक तरह से मैं बोलूँ तो आप लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न भी आएगा। तो 6-4-10 के सुनना, और 2-2 4 और 2 6 और एक इधर का हासिल 7, यानी 70 मार्क का आप लोग का पेपर आप लोग का सोशल साइंस का होगा। और 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी 70 मार्क का 70 और 30 100 मार्क का आप लोग का पूरा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का इस प्रकार का पेपर होगा। तो मैं देखो एक एक कर जैसे इस वीडियो में मैंने एक 4 नंबर वाला प्रश्न लिया, एक 6 नंबर वाला प्रश्न लिया, और 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया। तो इसी तरह मैं कर मतलब बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। धीरे धीरे आप इनको धीरे धीरे तैयार करते रहिए। आपके एग्जाम आते आते बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी, और देखना यही चीज़ें आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आएंगी, ठीक है। और ये बड़े वाले क्वेश्चन से आप डरना मत, पहली बात ये बड़े वाले क्वेश्चन से, क्योंकि बड़ा वाला क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि मतलब उसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हो ना, तो उसके बारे में आप बिल्कुल डिटेल में बहुत सारा लिख सकते हो। आप खुद इस प्रश्न को आप देखा आप लोगों ने, और मैं अभी इसको बता रहा था, तो आपके मन में खुद आइडिया आ रहा होगा कि यार मैं तो इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल आपके मन में जो भी आए, आप सोशल साइंस में यही तो होता है कि जो भी आपके मन में उस रिलेटेड टॉपिक से चीज़ें आए उनको लिख डालो, ठीक है। तो सिंपल इस प्रकार के मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।